हेलो फ्रेंड्स, केसीसी यानी केसरिया कमीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्पेशल सेट प्रैक्टिस जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये टेस्ट सीरीज 68वीं बीपीएससी पीटी के लिए, बिहार एसएससी पीटी और मेंस दोनों के लिए, चूंकि अब लगभग बिहार एसएससी तो कैंसिल हो चुका है, बिहार एसएससी पीटी और मेंस दोनों के लिए बिहार दरोगा जो आगामी एग्जाम है, बिहार दरोगा के लिए काफी इंपॉर्टेंट, पीटी और मेंस दोनों के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स आप इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। और ये सेट नंबर 46 है। 46 के पहले का सेट नंबर अगर आपको देखना है तो यूट्यूब चैनल के केसरिया कमीशन क्लास का यूट्यूब चैनल खोल के और सेट नंबर डालेंगे तो सेट नंबर आपको आसानी से, जो भी सेट नंबर आप 1 से लेकर 45 तक देखना चाहते हैं तो वो आपको वहां से मिल जाएगा, या हमारे टेलीग्राम चैनल से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। सभी सेट नंबर का पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए। टेलीग्राम चैनल का नाम जो है वह केसीसी ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल पर लिंक डाला हुआ है। तो इस चीज को आप ध्यान देंगे कि अगर टेलीग्राम चैनल पर से लिंक या कहेंगे पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है तो केसीसी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइएगा। वहां से आप डायरेक्ट, या हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देते हैं, वहां से डायरेक्ट आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने का फायदा यह हो सकता है कि आने वाला एग्जाम जो भी होगा उसके लिए जो भी क्वेश्चन तैयार हम करेंगे आपको पीडीएफ के रूप में वहां सोल्यूशन किया हुआ और विदाउट सोल्यूशन किया हुआ क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएगा। फ्रेंड्स इसके पहले की क्वेश्चन हम शुरू करें, आप केसरिया कमीशन क्लास के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी कर दिया कीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट के लिए भी लाभदायक हो। तो चलिए फ्रेंड्स हम आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन जो सेट प्रैक्टिस के तहत है वह है हेलसिंकी किस यूरोपीय देश की राजधानी है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन जो होता है वो हम आपको देते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसके लेवल को थोड़ा सा ऊपर हम करते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि लेवल को इसी तरीका बरकरार रखेंगे। फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी अगर एग्जाम आप देते होंगे, खास करके ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम जो आप देते होंगे, तो ऐसा नहीं है कि सारा क्वेश्चन हाई लेवल का पूछता है, लेकिन मानसिकता इस तरीका से स्टूडेंट्स का बना हुआ होता है कि जितना हाई क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। क्लियर? अगर आप एग्जाम देते होंगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकाल के आप देखिए तो सारा का सारा क्वेश्चन आपको एकदम हाई लेवल का नहीं रहता है। आपका 60% क्वेश्चन जो होता है वो प्रीवियस क्वेश्चन होता है, या तो इसी तरीका का क्वेश्चन होता है जो हम नॉर्मली देते आते रहते हैं। बाकी का 40% होता है जिसमें से करंट अफेयर्स भी शामिल होता है और कुछ नए क्वेश्चन आपको देखने के लिए वहां मिलता है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन को भी हम ऐड करते चलेंगे। आप केवल ध्यानपूर्वक आप रिवीजन के तौर पर इस सेट प्रैक्टिस को देखिएगा, खुद अपने आप को जज कीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन आंसर बताने से पहले आप खुद जज कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होता है। तो आपका रिवीजन भी होते चलेगा और आपके पास सेट का कलेक्शन भी होते चलेगा, क्वेश्चन का कलेक्शन भी होते चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हेलसिंकी किस यूरोपीय देश की राजधानी है। ध्यान देंगे हेलसिंकी जो है वह फिनलैंड की राजधानी होती है। क्लियर? अब देखेंगे डेनमार्क की राजधानी कौन सा है, तो कोपेनहेगन जो है वो डेनमार्क की राजधानी है, जबकि ओस्लो जो है वो नॉर्वे की राजधानी है, और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि ये सारा देश जो आप देख रहे हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये सभी देश जो है वो नॉर्डिक कंट्री के अंतर्गत शामिल किया जाता है। सारा देश नॉर्डिक कंट्री के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ध्यान देंगे नॉर्डिक कंट्री। अब समझेंगे कि नॉर्डिक कंट्री क्या है। तो नॉर्डिक कंट्री जहां स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज चलता है, स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज वाला जो भी कंट्री है उसे नॉर्डिक कंट्री के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत पहले ही बता दिए कि डेनमार्क को रखा जाता है, फिनलैंड को रखा जाता है, इसके अलावा आइसलैंड को भी शामिल किया जाता है। एक और शामिल करेंगे, आइसलैंड को शामिल किया जाता है। स्वीडन आपका दिया हुआ है, नॉर्वे आपका दिया हुआ है। तो ये सारा देश जो है, सारा कंट्री जो है वो नॉर्डिक कंट्री के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ भी चुका है, तो इसलिए यह क्वेश्चन जो है वह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? नॉर्डिक कंट्री के अंतर्गत आइसलैंड को भी शामिल किया जाता है, इसको भी इसी में याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा होता है। तो सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत जो होता है वो कोयले के दहन से होता है। कोयला जब जलता है तो इससे सल्फर डाइऑक्साइड का प्रवाह होता है। अब जब कोयला दहन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड कितना प्रवाह होता है, तो ध्यान देंगे 60% भाग उत्सर्जन होता है। कोयले के दहन से SO2 जो होता है उसका 60% भाग
होता है, यानी कि कोयला जब दहन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड 60% भाग होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस में या ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान आपका नहीं करता है? तो ध्यान देंगे, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान देंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो वातावरण को गर्म करने वाला सभी गैस होते हैं। अगर यह ग्रीन हाउस गैस एकदम से समाप्त हो जाए तो ऐसे स्थिति में पृथ्वी का वातावरण एकदम से ठंड हो जाएगा और यहां पर जीवन यापन करना असंभव हो जाएगा। जबकि अगर इसकी थोड़ी सी मात्रा भी अधिक हो जाती है, ग्रीन हाउस गैस की औसत मात्रा से थोड़ी सी अधिक हो जाती है, तो ऐसे स्थिति में जो बर्फीले बड़े बड़े हिमनद है वो पिघलने लग जाते हैं गर्मी से, जिसके कारण से भी जीवन असंभव होने लग जाता है। तो इसका औसत से अधिक होना भी और औसत से कम होना भी प्रभावित कर देता है वातावरण को, पृथ्वी के वातावरण को। तो SO2 ग्रीन हाउस प्रभाव में किसी भी तरीका से योगदान नहीं करता है। अब इसमें से क्वेश्चन पूछता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज्यादा योगदान किस गैस का होता है? तो आप ध्यान रखेंगे, मीथेन जो होता है CH4 सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। CH4 मुख्य होता है, मुख्य रूप से CH4 यानी कि मीथेन होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मिलान इसमें से सही नहीं है? ध्यान देंगे, घास का मैदान एक तरफ है, दूसरे तरफ देश को इंडिकेट किया गया, कौन सा इसमें सही आपका नहीं किया हुआ है समझेंगे। ब्राजील के घास के मैदान को, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कंपोस्ट कहा जाता है, यह बिल्कुल सही है। हंगरी पुस्ताज जो है वो हंगरी के घास के मैदान को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया बेल्ड नहीं होता है, इस चीज को आप ध्यान देंगे। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है, न कि बेल्ड कहा जाता है। तो इसे डाउन्स के साथ मिलान करेंगे, डाउन्स कहा जाता है न कि बेल्ड कहा जाता है। क्लियर। अब ध्यान देंगे, बेल्ड जो है वो दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को बेल्ट कहा जाता है, जबकि अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। यह बिल्कुल सही है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका सही आंसर जो बनता है वो ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर सी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सतकोसिया ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, सतकोसिया जो है वो उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा भी याद रखेंगे, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य भी उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि सारा क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम को लेकर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और हम आपको उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन इसलिए देते हैं, लीनियर भी दे सकते थे लेकिन उसी फॉर्मेट में यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में ही बना के इसलिए देते हैं कि आपको क्वेश्चन के अलावा 4 ऑप्शन भी मिले और आप उसे छांटने के तरीका को और बाकी के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होते हैं उसको समझ सके। इसलिए हम आपको ऑप्शन के साथ ही क्वेश्चन को देने का प्रयास करते हैं, यानी फॉर्मेट में ही क्वेश्चन को हम रखने का पूरा प्रयास करते हैं। आगामी भविष्य में हम बता देते हैं आपको कि जब एग्जाम नजदीक आएगा धीरे धीरे इसमें अभी 75 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, फिर 100 क्वेश्चन भी हम आपको इसमें देना शुरू करेंगे। तो आप इस सीरीज को रेगुलरली देखेंगे और इसको रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन को अच्छा खासा कलेक्शन आपके माइंड में आ जाएगा, ये मेरा विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाई जाती है? पहले भी ये क्वेश्चन हम दे चुके हैं। तो थार जनजाति के द्वारा दीपावली को शोक दिवस के रूप में या शोक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। अब ध्यान देंगे, थार जनजाति जो है वो मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो ध्यान देंगे, उत्तराखंड में पाई जाती है। थार जनजाति जो है वो थारू है, थार नहीं है, सॉरी, थारू जनजाति जो है मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? तो आयोडीन जो होता है सामान्य ताप पर, कमरे के तापमान पर कहेंगे या सामान्य तापमान पर कहेंगे, तो यह ठोस अवस्था में पाया जाता है। अब ध्यान देंगे, आयोडीन की प्रकृति कैसी होती है? तो आयोडीन जो होता है एक नीले काले रंग का अपारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस होता है। नीले काले रंग का अपारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस के रूप में पाया जाता है, या इसकी प्रकृति होती है। ध्यान देंगे, इसमें चमक भी होती है, आयोडीन में चमक भी पाई जाती है, चमक भी होती है आयोडीन में। ध्यान देंगे,
इस तरह आयोडीन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। आयोडीन जो होता है वो टिंचर से प्राप्त किया जाता है। समुद्र के शुद्धिकरण के फलस्वरूप, समुद्र के पानी का शुद्धिकरण के फलस्वरूप आयोडीन की प्राप्ति किया जाता है। क्लियर? ध्यान देंगे, सामान्य आयोडीन को जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं उसे NaCl या कहेंगे टेबल साल्ट के नाम से जाना जाता है। टेबल साल्ट के नाम से NaCl को जाना जाता है, जो आयोडीन का फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि, ऐसा क्यों है कि पानी जो है वो आयनिक लवण का सुविलायक होता है? क्योंकि उसका द्विध्रुव जो होता है वो आघूर्ण अधिक होता है। द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वह अधिक होता है पानी का, जिस कारण से यह आयनिक लवण में सुविलायक होता है। क्लियर? ध्यान देंगे, थोड़ा सा डिटेल अगर देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, आयनिक लवण ध्रुवीय होते हैं। पहली बात, ध्रुवीय होते हैं तथा वे केवल एक ध्रुवीय विलायक द्वारा ही घुलनशील होते हैं। ये आयनिक लवण जो होते हैं ना, ये ध्रुवीय होते हैं और इसको मिलने के लिए, घुलने के लिए एक और ध्रुवीय चीज की जरूरत पड़ती है। क्लियर? एकल ध्रुवीय की जरूरत पड़ती है। अब जब दोनों आपस में मिल जाता है तो द्विध्रुवीय आघूर्ण बना लेता है, जिसके कारण से पानी में आयनिक लवण जो होते हैं वो काफी हद तक विलायक के रूप में कार्य करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो न्यूनतम वायु प्रदूषण जो करता है वो हाइड्रोजन है। यही कारण है कि अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि जर्मनी देश के द्वारा, यूरोपीय देश जर्मनी के द्वारा हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया है ताकि वातावरण में प्रदूषण कम हो सके। भविष्य के वातावरण को संवारने के लिए ट्रेन जो है वो हाइड्रोजन पर चलने वाला ट्रेन बनाया गया है जर्मनी में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहा है, तो ध्यान देंगे, सबसे कम जो न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है वो हाइड्रोजन। इनमें से दिए गए ऑप्शन में से आपका सही होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो माणिक्य और नीलम जो होते हैं वो उसे रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है। ध्यान देंगे, यह एक जवाहरत का रूप होता है, यानी माणिक्य जो होता है और नीलम जो होता है उसे जवाहरात बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? अब ध्यान देंगे, कोरंडम जो होता है वो प्राकृतिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। कोरंडम, इसी का कोरंडम जो होता है प्राकृतिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टलीय रूप, इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टलीय रूप जो होता है वो कोरंडम होता है। ध्यान देंगे, कोरंडम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व इसमें से है? ध्यान देंगे, ऑप्शन है रेत, हीरा, संगमरमर और शक्कर। तो ध्यान देंगे, मूल तत्व उस तत्व को कहा जाता है जिसको बनने में, मौलिक रूप से जिसको बनने में किसी अन्य दूसरे तत्व की आवश्यकता ही नहीं पड़ी है, वह स्वयं से निर्माण हुआ है, वह खुद अपने आप अणुओं से मिलकर बना, यानी उसको बनने में किसी और तत्व के अणु की आवश्यकता नहीं पड़ी है, उसे मूल तत्व कहा जाता है। आप जानते हैं पदार्थ तीन अवस्था में, पदार्थ जो होते हैं वो तीन प्रकार के, तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में। तो तत्व जो होता है वह खुद अपने ही अणु से मिलकर बना होता है, उसे तत्व कहा जाता है। क्लियर? तो हीरा जो इसमें से है वो मूल तत्व होते हैं प्रकृति में। सबसे यह कार्बन का शुद्धतम रूप होता है, यह कार्बन का शुद्धतम रूप है। क्लियर? अतः यह एक मूल तत्व कहलाता है। क्लियर? ध्यान देंगे, रेत जो है वह सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन, संगमरमर, कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का एक मिश्रण होता है। रेत में क्या क्या मिला होता है? ध्यान देंगे, सिलिकॉन मिला हुआ होता है, इसके अलावा मिला हुआ होता है इसमें ऑक्सीजन भी, इसके अलावा इसमें मिला हुआ होता है संगमरमर भी मिला होता है, कैल्शियम भी इसमें मिला हुआ होता है। ध्यान देंगे, कार्बन भी इसमें मिला हुआ होता है। इसके अलावा आपका शक्कर जो दिया हुआ है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है शक्कर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या सबसे पहली बात की तो 4 होती है। ये आप रट के याद कीजिए या कैसे भी आप इसको कंठस्थ याद रखिए कि
4 होती है Mn की ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि बहुतों बार क्वेश्चन हूबहू आपको एग्जाम में इसी फॉर्मेट में पूछता है, तो आप 4 याद रखिएगा। अब निकालने का तरीका देख लेते हैं कि क्या होता है। तो देखेंगे MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे तो जिसका निकालना रहता है उसको x मान लेते हैं। तो MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण, Mn की ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है उसको x के रूप में मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? उसको x के रूप में मान लेते हैं। क्लियर? अब देखते हैं कि Mn के जगह पर, अब इसके जगह पर तो x लिख देंगे। क्लियर? प्लस O2 जो है वह -2 के रूप में इसे फॉर्मेट में लिखा जाएगा, और माइनस ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन जो होता है -2 होता है ऑक्सीकरण संख्या, जबकि यह 2 अणु के रूप में मिला हुआ है तो गुना 2 हो जाएगा, बराबर 0 कर दिया जाता है। यही इसका फॉर्मूला निकल, जिसका पूछेगा उसको x मान लीजिएगा, अब बाकी का जो अणु रहेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर और जितना अणु के रूप में पाया जाएगा उसको गुना कर देंगे, बराबर 0 हो जाएगा। अब x का मान यहां से निकल जाएगा, आपका 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यह माइनस में है तो माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, अतः इधर जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी x का मान 4 हो जाएगा। अतः Mn की ऑक्सीकरण संख्या आपका 4 निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश पाया जाता है? तो ऋणात्मक आवेश जो होता है वो बीटा कण में ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। क्लियर? ध्यान देंगे, अल्फा कण जो होता है, अल्फा कण जो होता है वो धन आवेशित हीलियम से मिलकर बना हुआ होता है। अल्फा कण धन आवेशित हीलियम कणों से मिलकर बना हुआ होता है, इस चीज का ध्यान देंगे। जबकि बीटा कण ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन, इसको पूरा लिख देंगे, धन आवेशित हीलियम कण का बना होता है। अब ध्यान देंगे बीटा कण की ओर ध्यान देंगे तो यह ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन का बना हुआ होता है, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन का बना हुआ होता है। जबकि गामा किरण जो होता है वो अनावेशित कण होता है। गामा किरण अनावेशित, ना तो इस पर धन आवेश होता है और ना ही ऋण आवेश होता है, तो अनावेशित होता है, अनावेशित होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा के द्वारा अंगीकार कर लिया गया था 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी। अब ध्यान देंगे, पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में। इसकी पेशी कब किया गया? पेश किया गया कब? संविधान सभा में इसकी पेशी जो की गई वो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पेश किया गया था। क्लियर? जिसे 22 जनवरी 1947 ईस्वी को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इतना याद रखिएगा, दोनों ही डेट, पेश करने वाला डेट भी और लागू करने वाला भी डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से, जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित किया गया है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय, अच्छा एक चीज और कि जो आपातकालीन उपबंध है यह भारतीय संविधान के किस किस अनुच्छेद में 3 प्रकार के आपातकालीन की चर्चा किया जाता है? जो 352, 356 और 360 में किया गया। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राजकीय आपात और 360 में वित्तीय आपात की चर्चा किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रश्न पूछने का प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा शुरू की गई थी? तो ध्यान देंगे 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा संसदीय प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही सही होगा। ध्यान देंगे, संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम कहां शुरू हुई थी? अगर पूछेगा कि सर्वप्रथम कहां शुरू हुई थी, ये तो भारत की बात किया है, लेकिन सर्वप्रथम विश्व में सर्वप्रथम कहां शुरू हुई थी, इस बात को ध्यान देंगे तो इंग्लैंड में शुरू हुई थी। इंग्लैंड में शुरू हुई थी। और कब शुरू हुई थी? तो 1721 ईस्वी में इसे शुरू किया गया था।
क्लियर। अब भारत में तो 1892 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा शामिल की गई थी। ध्यान देंगे कि दोनों सदनों के बैठक के पश्चात जो कार्रवाई का प्रथम घंटा होता है उसे ही प्रश्नकाल का घंटा कहा जाता है और उसी में ही प्रश्न पूछने का अधिकार संसद सदस्य को दिया जाता है। क्लियर। मौखिक रूप से प्रश्न पूछने का अधिकार जो होता है प्रथम घंटा, जिसे प्रश्नकाल का घंटा कहा जाता है, प्रश्न संसदीय प्रश्न जब पूछा जाता है तो बैठक के प्रथम घंटा, अब बैठक का प्रथम घंटा कब से शुरू होता है तो 11 बजे से 12 बजे तक, 12 बजे तक प्रश्नकाल इसे कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब हुआ था। अब ध्यान देंगे द्वितीय सदन या फिर उच्च सदन दोनों ही कहा जाता है राज्यसभा को, राज्यसभा को कहा जाता है। उच्च सदन तो इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सभी सदस्य जो होते हैं उसके सदस्य का निर्धारित आयु न्यूनतम जो होती है वो 30 वर्ष की होती है, इसलिए उसे उच्च सदन कहा जाता है। इसे वृद्धों का सदन भी कहा जाता है। एक और नाम याद रखिएगा, वृद्धों का सदन, वृद्ध सदन के नाम से भी राज्यसभा को जाना जाता है। तो ध्यान देंगे 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से, 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यों का परिषद के नाम से 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को भारतीय संसद के द्वितीय सदन यानी उच्च सदन या वृद्ध सदन राज्यसभा की स्थापना की गई थी। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई है। मूल संविधान की बात किया गया, इस टर्म को आप ध्यान देंगे। मूल संविधान में, वर्तमान में नहीं ध्यान देंगे, मूल संविधान में जिस समय संविधान बना था उस समय लोकसभा के सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, 500 निर्धारित की गई थी। क्लियर। लेकिन वर्तमान समय में लोकसभा के वर्तमान रूप अगर यदि जो देखें तो वर्तमान सभा की अगर यदि जो बात करते हैं तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या 543 है, 543 है। अब इस 543 को कितने भागों में बांट दिया जाता है, 3 भागों में इसको आप बांट के देख सकते हैं, जिसमें से 524 सदस्य जो होता है, 524 सदस्य जो होते हैं ना, वो 524 सदस्य राज्यों से। क्लियर। जबकि दूसरी ओर चलते हैं तो 524 सदस्य राज्य से होता है और 19 सदस्य जो होता है वो संघीय क्षेत्र से होते हैं। जबकि 2 सदस्य जो होते हैं वो आंग्ल भारतीय होते हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद की अगर यदि जो बात किया जाए तो 331 के तहत आरक्षित किया जाता है, जो राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 का प्रयोग करके 2 सदस्य को, आंग्ल भारतीय सदस्य जो है उसको संसद में, लोकसभा में उसको मनोनयन करते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति अगर यदि जो देखा जाए तो ये वर्तमान परिस्थिति में 2 सदस्य को अब समाप्त कर दिया गया है, अब इसे समाप्त कर दिया गया है। इस चीज का आप काफी ध्यान रखेंगे और कैमा संवैधानिक संशोधन के तहत इसे समाप्त किया गया है, इस इंपॉर्टेंस को ध्यान देंगे। तो इसे 104वां संवैधानिक संशोधन, समाप्ति जो है वो 104वां संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया है। 2020 में इसे समाप्त कर दिया गया है, एंग्लो इंडियन के कोटा को। क्लियर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी रह चुके थे। तो ऑप्शन नंबर सी जाता है 6 ऐसे मुख्यमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी रह चुके हैं। अब ध्यान देंगे कौन कौन से राज्य के मुख्यमंत्री 6 वो रहे हैं। तो पहला में ध्यान रखेंगे वो है मोरारजी
देसाई। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ध्यान देंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री बनने से पहले। दूसरी ओर अगर यदि जो हम ध्यान देते हैं तो दूसरा नंबर आता है वह है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह कई फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यह कहां के मुख्यमंत्री थे? यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे, बाद में प्रधानमंत्री बने। फिर तीसरा की ओर अगर यदि जो चलते हैं तो तीसरे की ओर अगर ध्यान दीजिएगा तो बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह याद रखेंगे। और यह यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे, बाद में प्रधानमंत्री बने मुख्यमंत्री रहते हुए। ध्यान देंगे चौथा जो है उसकी ओर ध्यान देंगे तो पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव कहां के मुख्यमंत्री थे? आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, बाद में यह प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए। पांचवा की ओर अगर यदि जो ध्यान देते हैं तो पांचवें नंबर पर एचडी देवगौड़ा, एचडी देवगौड़ा, ध्यान रखेंगे एचडी देवगौड़ा जो है वो पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, ध्यान रखिएगा। जबकि छठा की ओर अगर यदि जो ध्यान देते हैं तो छठे नंबर पर आता है, छठे नंबर पर आते हैं श्री नरेंद्र मोदी जो वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो नरेंद्र मोदी जो कहां के मुख्यमंत्री? सबको जानता है, गुजरात के मुख्यमंत्री। क्लियर? इतना चीज को आप ये छेबों के छेबों को आप याद रखिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी ना कभी क्वेश्चन आपसे यह भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन से मुख्यमंत्री हैं जो पहले मुख्यमंत्री रहे बाद में प्रधानमंत्री बने। तो आप इसको इसके इंपॉर्टेंस के हिसाब से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे थे? ये क्वेश्चन हम पहले भी दे चुके हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति रहे थे। भारत के ऐसे दो राष्ट्रपति हुए जिनका निधन उनके कार्यकाल में ही हो गया। ध्यान रखिएगा कौन कौन? तो जकीरा और फकीरा, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। ऐसे करके याद रखेंगे कि कौन से प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल में ही मृत्यु हो गया। तो जकीरा और फकीरा याद रखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। क्लियर? अब ध्यान देंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल जो रहा वो 1 वर्ष 11 महीना तक राष्ट्रपति रहे थे। 1 वर्ष 11 महीना तक ही इनका कार्यकाल रहा था। ध्यान देंगे कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत के विदेशी नीति का वर्णन किया गया है? ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 51 के तहत इसका वर्णन किया गया है, जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति संबंधी तत्वों के बारे में वर्णन विशेष रूप से किया गया है। अब ध्यान देंगे अनुच्छेद 44 जो है वो समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता की चर्चा करता है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 बड़ा इंपॉर्टेंट है। केवल आप रिवीजन करते चलिए इसको, इंटरेस्ट लेके आप इसको रिवीजन कीजिए। आपका रिवीजन लगातार होते रहेगा और कम समय में आपको रिवीजन करके देंगे। क्लियर? आप केवल इस वीडियो को देखते रहिए और देखते देखते आपको बहुत सारा क्वेश्चन कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा आपको। अनुच्छेद अगर हम ध्यान देते हैं अगला अनुच्छेद 48 का एक, तो 48 के एक अनुच्छेद में क्या चीज? पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, समान नागरिक भी कट गया, समान नागरिक संहिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन तथा वन्य जीव सुरक्षा, वन्य जीव सुरक्षा की चर्चा जो है अनुच्छेद 48 का 1 में किया गया है। जबकि 49 में देखते हैं तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं के संरक्षण, राष्ट्रीय स्तर के स्मारक स्थान तथा वस्तु का संरक्षण की चर्चा जो है वो अनुच्छेद 49 में किया गया है।
ये सभी अनुच्छेद जो आप देख रहे हैं ना, सभी अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है जो भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेख किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस जो है वह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष नौसेना दिवस मनाया जाता है। क्लियर। अब ध्यान देंगे 7 दिसंबर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। झंडा दिवस, झंडा दिवस के रूप में 7 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि सशस्त्र बलों का है। सशस्त्र बलों का, सशस्त्र बलों का झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। 8 अक्टूबर की ओर ध्यान देंगे तो वायुसेना दिवस, एयर फोर्स डे, वायुसेना दिवस, एयरफोर्स डे, वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। आगे है 15 जनवरी, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, थल सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे, थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्रम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो अश्व घोष बुद्ध चरित्र के लेखक अश्व घोष रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल किस तिथि को मनाया जाता है? खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी में। अब किनकी याद में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति की ओर लौटो यानी गो टू नेचर का नारा किसने दिया था? प्रकृति की ओर लौटो, यह रूसो का कथन था कि प्रकृति की ओर लौटो यानी गो टू द नेचर। स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा था कि वेदों की ओर लौटो। ध्यान देंगे, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो यानी बैक टू वेदास, बैक टू वेदास कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम जो है वो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। सिक्किम की जनसंख्या जो है वो पूरे भारत की जनसंख्या का देखेंगे, सिक्किम की जनसंख्या परसेंटेज के हिसाब से अगर यदि जो देखिएगा तो कमते हुए क्रम में सबसे कम इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सिक्किम है, दूसरा में मिजोरम है सबसे कम, और तीसरा में सबसे कम अरुणाचल प्रदेश है, और गोवा में चौथा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है, जबकि 5वां में ध्यान देते हैं तो नागालैंड आ जाता है। 5वें स्थान पर ध्यान देंगे तो नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? मेघालय में, ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान संस्थान जो है वो मेंदी पाथर मेघालय में स्थित है। ध्यान देंगे, मेंदी पाथर, मेंदी पाथर जो मेघालय में स्थित है यहीं पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछेगा, केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो मैसूर, मैसूर कहां स्थित है? कर्नाटक, कर्नाटक में स्थित है। क्लियर। अब ध्यान देंगे, मैसूर में, कर्नाटक के मैसूर में भी, ब्रह्मपुर में भी, ये दोनों जगह पर स्थित है। जबकि अगर आपसे पूछता है कि केंद्रीय टसर अनुसंधान संस्थान, तो ध्यान देंगे यह रांची में स्थित है। केंद्रीय टसर अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो यह रांची में स्थित है जो झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? पारीक्षा बांध जो है वो बेतवा नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। इसका जलाशय जो है वो बिजली उत्पादन के लिए पावर स्टेशन के रूप में स्थापित किया गया है। बिजली उत्पादन, बिजली उत्पादन हेतु इसकी स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार किस देश के पास स्थित है?
तो वर्तमान समय में विश्व का सबसे ज्यादा सोना का भंडारण जो है वो है ऑस्ट्रेलिया के पास। भंडारण की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के पास है। ऑस्ट्रेलिया के पास वर्तमान समय में 10,000 टन सोना वर्तमान समय में मौजूद है, जबकि दक्षिण अफ्रीका के पास अगर यदि जो देखा जाए तो 5300 टन सोना मौजूद है। जबकि अगर रूस तीसरे स्थान पर, रूस का स्थान आता है, तो रूस की अगर यदि जो चर्चा करते हैं तो 3200 टन सोना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे या किन्हें पूर्ववर्ती नदी या नदियां कहा जाता है? तो ध्यान देंगे, इसमें सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती नदी के अंतर्गत सभी नदियों को शामिल किया जाता है। अब ध्यान देंगे, पूर्ववर्ती नदी क्यों इसे कहा जाता है? मार्ग में उठने वाले बृहद हिमालय को काटकर अपनी दिशा को जो पूर्ववत बनाए हुए रखती है, यानी पहले जिस दिशा में बह रही थी, सनातनी नदी, कैसे कहते हैं, सनातनी पवन है। पवन जो है सनातनी है, जैसे वह पवन चल रहा था वैसे ही आज भी चल रहा है। क्लियर। पछुआ पवन जैसे चलते आ रहा है सदियों से, आज भी पछुआ पवन उसी दिशा में चलते आ रहा है, पूर्वा पवन उसी दिशा में चलते आ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से नदियां जो है जिस दिशा से कई सालों से, वर्षों से, उद्गम स्थल के समय, उद्गम के समय से ही जिस स्थल से होते हुए गुजर रही थी, आज भी उसी स्थल से गुजर रही है, उसे पूर्ववत नदी या पूर्ववर्ती नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। तो इसमें सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र ये सभी नदी को शामिल किया जाता है, जो सभी हिमालयी नदियां हैं। जनरली हिमालयी नदियां को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। ध्यान देंगे, एक चीज ध्यान देंगे, हिमालयी नदी सॉरी हिमालयी नदियां जो है वो पूर्ववर्ती नदी कहलाती है। क्लियर। जबकि प्रायद्वीपीय नदी जो होती है वो पूर्ववर्ती नदी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा द्वीप कहलाता है? तो ध्यान देंगे, लैंडफॉल द्वीप के नाम से जाना जाता है सबसे उत्तरी द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप जो होता है वो लैंडफॉल द्वीप के नाम से जाना जाता है। ध्यान देंगे, किससे अलग होता है? तो कोको जलमार्ग से, कोको जलमार्ग जो है वो अलग कर देता है, म्यांमार के कोको द्वीप से इसे अलग कर देता है। क्लियर। ध्यान देंगे, लैंडफॉल जो है वो भारतीय द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी समूह, सबसे उत्तरी हिस्सा होता है, जो म्यांमार से अलग होता है, जो म्यांमार से कोको जलमार्ग द्वारा, कोको जलमार्ग द्वारा अलग होता है, अलग होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसिसिपी नदी कहां से निकलती है? तो मिसिसिपी नदी सुपीरियर झील, यूएसए के सुपीरियर झील से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। निकलती है सुपीरियर झील से, उद्गम होता है सुपीरियर झील। जबकि इस मिसिसिपी नदी का जो मुहाना है वो भी याद रखेंगे तो मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। आप ध्यान रखेंगे, मिसिसिपी नदी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा पंजाकार डेल्टा का निर्माण करता है। मिसिसिपी नदी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा पंजाकार डेल्टा का निर्माण करता है। और ध्यान दीजिएगा, यह मिसिसिपी नदी जो है वो यूएसए की प्रमुख नदी के अंतर्गत शामिल होता है। अब इस पंजाकार डेल्टा को कहीं कहीं अंग्रेजी में अगर आपको दे देगा तो वर्ड फूट डेल्टा, इसी पंजाकार डेल्टा को अंग्रेजी में दे देगा तो ध्यान दीजिएगा, वर्ड फूट डेल्टा का निर्माण दुनिया का सबसे बड़ा वर्ड
फूट डेल्टा का निर्माण किया जाता है मिसिसिपी नदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो यूएसए की प्रमुख नदी है, किसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है? तो शांत घाटियों का देश जो है वो लेसोथो को कहा जाता है। लेसोथो जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसे शांत घाटियों का देश के नाम से भी जाना जाता है। अगर ध्यान दिया जाए कि इसकी राजधानी यानी कैपिटल की बात किया जाए, लेसोथो के कैपिटल की बात किया जाए तो मसेरू है। इसकी राजधानी जो है वो मसेरू है और इस देश की भेड़ों से उत्पादित माहेयर ऊन विश्व प्रसिद्ध है। यही लेसोथो में भेड़ों से निर्मित, ध्यान देंगे, भेड़ों से निर्मित जो माहेयर ऊन है, ऊन जो विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध है। अब देखिए क्वेश्चन भले ही आपको इजी लगता होगा लेकिन इसका जो डिस्कशन हम आपको करके दे रहे हैं वो काफी अच्छे लेवल का दे रहे हैं, इसलिए आप डिस्कशन देखने का जरूर प्रयास करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, अभी आपके सर पर एकदम से एग्जाम नहीं आ गया तो आप इसको रिवीजन आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसने बोधि वृक्ष यानी बोध गया को कटवा दिया था? तो बोधि वृक्ष को कटवाया था वे शशांक जो थे वे शैव धर्म से संबंधित अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो पशु बलि की निंदा जो की गई है प्रथम बृहत शिलालेख में पशु बलि के निंदा की बात कहा गया है। ध्यान रखिएगा, ध्यान देंगे कि अशोक के द्वारा कुल शिलालेखों की संख्या की अगर यदि जो बात करते हैं तो कुल शिलालेखों की संख्या जो है वह 14 शिलालेख की संख्या को दर्शाया गया है, जबकि स्तंभ लेख और गुहा लेख के रूप में भी अशोक ने अपने अभिलेख को बनवाए थे यानी लिखवाए थे। क्लियर? तो पहले बृहत शिलालेख में अशोक ने पशु बलि के निंदा की बात कहा गया है। अब ध्यान देंगे, थोड़ी सी बातों को आपको ध्यान देना है कि अशोक के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के शिलालेख की रचना की गई थी, शिलालेख में ही केवल चर्चा करेंगे, शिलालेख के बारे में केवल बताएंगे बस, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है शिलालेख के बारे में। अशोक के द्वारा जो शिलालेख की रचनाएं की गई थी उसकी ओर अगर यदि जो ध्यान देते हैं तो सबसे पहला शिलालेख जो है उसमें पशु बलि के निंदा की चर्चा किया गया। दूसरे बृहत शिलालेख में अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों के चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। दूसरे शिलालेख में मनुष्य और पशु दोनों के चिकित्सा व्यवस्था, मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तृतीय शिलालेख की अगर बात किया जाए तो राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक उल्लेख तीसरे शिलालेख में किया गया है, जबकि चौथे शिलालेख में अगर देखा जाए तो भेरी घोष की जगह पर धम्म घोष की व्याख्या किया गया है। भेरी घोष की जगह धम्म घोष की चर्चा किया गया, ध्यान रखेंगे। 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी दी गई है और 6ठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वें और 8वें शिलालेख जिसे बृहत शिलालेख के रूप में जाना जाता है अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है और 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वें शिलालेख में अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। 11वें शिलालेख में अशोक ने धम्म की व्याख्या डिटेल रूप से की है, जबकि 12वें शिलालेख में अशोक ने स्त्री महामात्रों के नियुक्ति के विषय में सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात और स्त्री महामात्रों के नियुक्ति के विषय में जानकारी दिया है। 13वें बृहत शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात जो है वो 13वें शिलालेख में ही किया गया है। क्लियर? अब ध्यान देंगे 14वें शिलालेख जो अंतिम शिलालेख है अशोक का, उसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है, यानी धार्मिक जीवन बिताने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था?
तो ध्यान देंगे प्रथम बौद्ध संगति जो है वो अजात शत्रु के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी, अजात शत्रु के शासनकाल में आयोजित किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति कब आयोजित किया गया था अजात शत्रु के शासनकाल में, जो भी देखेंगे तो 483 बीसी में, बीसी का मतलब ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था, और स्थान जो था वह राजगृह में आयोजित किया गया था। जबकि इसके अध्यक्ष के रूप में अगर यदि जो देखा जाए तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। क्लियर, ध्यान देंगे द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था वो कालाशोक के शासनकाल में, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन, सेकेंड बौद्ध संगति का आयोजन जो हुआ था वो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और ध्यान देंगे कब हुआ था इसका आयोजन, 383 बीसी में इसका आयोजन किया गया था। और कहां किया गया था, तो वैशाली में इसका आयोजन होता है। ध्यान देंगे वैशाली में इसका आयोजन सावाकामी की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया था। ध्यान देंगे तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन जो हुआ था वो ध्यान रखेंगे, थर्ड बौद्ध संगति जो हुआ था वो 355 बीसी में, सॉरी 255 बीसी में, 300 नहीं 255 बीसी में इसका आयोजन किया गया था। और भी ध्यान रखेंगे 255 ईस्वी में अशोक के शासनकाल में कहां आयोजित किया गया था, तो पाटलिपुत्र में इसका आयोजन किया गया था। तथा इसके अध्यक्ष जो थे वो मोगलीपुत्र टिस की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। जबकि चतुर्थ बौद्ध संगति जो है, फोर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जो है वह किया गया था कहां, तो वह कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था, तो प्रथम शताब्दी में इसका आयोजन किया गया था। और इसके अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे, वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे, अश्वघोष। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किस बौद्ध संगति में एक उपाध्यक्ष पद का भी सृजन किया गया था, तो चतुर्थ बौद्ध संगति में अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष पद का भी सृजन किया गया था। और बौद्ध संगति के चतुर्थ बौद्ध संगति का प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे, जबकि वसुमित्र उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है, अल बरूनी की किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई थी, तो ध्यान देंगे अरबी भाषा में किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता इनमें से किस दिल्ली सुल्तान के दूत के रूप में चीन भेजा गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता को दिल्ली के सुल्तान के द्वारा, जिस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था उसके द्वारा ही इब्न बतूता को चीन भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसके द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक पुस्तक को लिखा गया, तो भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्त क्रांति क्वेश्चन है इसमें से आपका कि सप्त क्रांति यानी 7 क्रांतियां का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन कितना क्लोज दिया, जयप्रकाश नारायण शुरू में दे दिया है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसी के लिए हम आपको ऑब्जेक्टिव देते हैं, चाहे तो आपको आप लीनियर भी दे सकते हैं, लेकिन वो आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, आपके लिए उतना बेनिफिट आपको नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाना ज्यादा बेनिफिट आपको होगा एग्जाम के लिहाज से। तो राम मनोहर लोहिया जो है वो सप्त क्रांति समाजवादी विचारधारा से को प्रेरित किया था, प्रतिपादन किया था। क्लियर, इसके अंतर्गत इन्होंने सप्त क्रांति के अंतर्गत इन्होंने क्या कहा था कि पुरुष महिला जाति रंग आदि के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना चाहते थे। रंग जाति पुरुष महिला नीच ऊंच ये सभी के आधार पर समाज के भेदभाव को समाप्त करना चाहते थे। सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने हेतु उद्देश्य था। अब किस आधार पर था, तो धर्म जाति लिंग जन्मस्थान ऊंच नीच इत्यादि के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 ईस्वी में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ध्यान देंगे, M.N. जोशी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी
NM जोशी के द्वारा किया गया था 1920 ईस्वी में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता में 1939 से 40 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने हॉलवेल स्मारक का नष्ट करने के लिए किसके साथ मैत्री की थी? मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने मैत्री किया था। अब ध्यान देंगे, यह जो ब्लैक होल त्रासदी हुआ था ना, ब्लैक होल, हॉलवेल स्मारक जो है वो ब्लैक होल त्रासदी से प्रेरित था और यह अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसको सुभाष चंद्र बोस ने समाप्त करने के लिए मुस्लिम लीग के साथ मैत्री समझौता किया था। क्लियर? तो यह समझेंगे, हॉलवेल स्मारक जो है वो ब्लैक होल त्रासदी, ब्लैक होल त्रासदी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था? गुरदासपुर में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किया गया था मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। अब ध्यान देंगे कब किया गया था, यह भी याद रखिएगा। तो 1889 में इसकी प्रारंभ की गई थी, जो गुरदासपुर जो है वो पंजाब राज्य में स्थित है, नाम से ही स्पष्ट हुआ होगा, पंजाब राज्य में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस अहमदिया आंदोलन का उद्देश्य क्या था, यह भी ध्यान देंगे। इसका उद्देश्य जो था वह मुसलमानों में इस्लाम धर्म के सच्चे स्वरूप को बहाल करना था और मुसलमानों में आधुनिक औद्योगिकी और तकनीकी प्रगति को धार्मिक मान्यता देना इसका मुख्य उद्देश्य रहा था। तो एक चीज याद रखेंगे कि मुसलमानों में इस्लाम धर्म के सच्चे स्वरूप, ध्यान देंगे, मुसलमानों में इस्लाम धर्म के सच्चे स्वरूप को ढालना इसका मुख्य उद्देश्य रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सेप्रोफाइट्स कवक है? इसमें से सेप्रोफाइटिक कवक, सेप्रोफाइटिक फंगस का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो ध्यान देंगे, अमृत सेप्रोफाइटिक कवक के अंतर्गत ऑप्शन आपका दिया है एल्गी, टेपवर्म, पेनिसिलियम या कस्कुटा। तो आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, पेनिसिलियम जो होगा वो सेप्रोफाइटिक कवक के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। क्लियर? इसके अलावा भी ध्यान रखेंगे, सेप्रोफाइटिक कवक का और एग्जाम्पल आप याद रखेंगे मॉल्स, इसके अलावा याद रखेंगे ईस्ट, इसके अलावा याद रखेंगे पेनिसिलियम, तो आपको एक दिया हुआ है, और मशरूम भी याद रखेंगे, मशरूम। ये सभी जो है वो सेप्रोफाइटिक कवक के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे और फसलों का एक बृहद पोषक यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं? तो ध्यान रखें, मैग्नीशियम जो है वो बृहद पोषक यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में शामिल किया जाता है। क्लियर? पौधे तथा फसलों में आवश्यक खनिज तत्व के रूप में अगर देखा जाए या बृहद पोषक तत्व के रूप में देखा जाए तो आपका ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सल्फर को रखा जाता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, बृहद पोषक तत्व, बृहद पोषक तत्व। क्लियर? ये ध्यान रखेंगे। तो बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत किसे किसे शामिल किया जाता है? तो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन, इसके अलावा ध्यान रखेंगे कार्बन, इसके अलावा ध्यान रखेंगे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसके अलावा पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो कि आपका दिया हुआ है मैग्नीशियम, इसके अलावा भी ध्यान रखेंगे एक और सल्फर, सल्फर। इतना को बृहद न्यूट्रिएंट्स के रूप में, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में यानी बड़े न्यूट्रिएंट्स के रूप में शामिल किया जाता है, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, अब इसको अंग्रेजी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में किसको किसको शामिल किया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो लोहा, तांबा, जस्ता, मैंगनीज, लोहा, तांबा, जस्ता, मैंगनीज, और भी ध्यान रखेंगे बेरॉन, बोरॉन, निकेल, इसके अलावा क्लोरीन। क्लोरीन इसे सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ध्यान देंगे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यानी आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि पौधे और फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या कुल कितनी होती है, तो आप याद रखिएगा 16 तत्व होते हैं, जिसमें से 9 को रखा जाता है बृहद पोषक तत्व यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में, और माइक्रो यानी सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत रखा जाता है बाकी का 7 तत्वों को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है, तो प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है। अमाशय जो होता है वहां से रेनिन एवं पेप्सिन नामक एंजाइम का स्राव होता है। इसी अमाशय से रेनिन एवं पेप्सिन नामक एंजाइम का स्रावन होता है, यानी सेक्रीशन होता है। रेनिन जो होता है वो प्रोटीन, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन में सहायक होता है। दूध के प्रोटीन पाचक पचाने के लिए रेनिन जो होता है वो सहायक होता है, जबकि पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित बदल देता है, यानी कि प्रोटीन को पाचन करने के लिए अमाशय से रेनिन और पेप्सिन का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में कहा जाता है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है, जिसकी खोज डी खोज की ओर ध्यान देंगे तो डी दुबे नामक विद्वान के द्वारा 1955 ईस्वी में इसकी खोज किया गया था। क्लियर। और इसका मुख्य कार्य जो होता है वायु पदार्थों का भक्षण करना। कार्य क्या होता है, तो कार्य जो इसका होता है बाहरी पदार्थों का भक्षण करना। इसका मुख्य काम भक्षण एवं पाचन करना इसका मुख्य काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित इसमें से नहीं किया गया। विटामिन डी रिकेटस हो जाता है विटामिन डी की कमी से, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों का आना हो जाता है, विटामिन ए की कमी से गठिया नहीं होता है, विटामिन ए की कमी से जेरोप्थैल्मिया हो जाता है। क्लियर। ध्यान रखेंगे। विटामिन बी1 बेरी हो जाता है, तो ये भी सही है और तीनों सही है, बाकी आपका सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग इसमें से नहीं होता है, तो विषाणु जनित रोग के अंतर्गत हम लोग समझेंगे क्या याद रखते हैं, तो याद रखते हैं एडे, कोइचे, छोग, खटरा, हीम, हरे। ए से होता है एड्स, जबकि डे से होता है डेंगू, पो से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, चे से चेचक, छो से छोटी माता, स्मॉल पॉक्स, और ग से गलसुआ, ख से खसरा, और ट्र से ट्रैकोमा, ही से हिपेटाइटिस बी ध्यान रखेंगे, और म से मेनिनजाइटिस, मेनिन मस्तिष्क की बीमारी है मेनिनजाइटिस, जबकि ध्यान रखेंगे ह से हर्पिस और रे से रेबीज को रखा जाता है। यह विषाणु के द्वारा होने वाले रोग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो आप क्या इसमें कौन सा शामिल नहीं हो गया, तो पेचिस जो है वो शामिल नहीं होता है। पेचिस होता है प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजीन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाए तो शेष प्लाज्मा का भाग जो होता है वह सीरम कहलाता है। आप ध्यान रखिएगा प्लाज्मा में फाइब्रिनोजीन एक प्रकार का प्रोटीन होता है।
ये जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। सबसे पहली बात क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। दूसरी बात, शेष प्लाज्मा को सेरम के रूप में जाना जाता है जब प्रोटीन फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है। रक्त का 60% भाग जो होता है वो आपका प्लाज्मा होता है, और इस प्लाज्मा का 90% भाग जो होता है वो जल होता है। इस चीज को ध्यान देंगे, 90% भाग जल होता है और 7% भाग जो होता है वो आपका प्रोटीन होता है। जो इस फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन 7% भाग प्रोटीन होता है, जबकि 0.9% लवण होता है और 0.1% ग्लूकोज होता है, बाकी का अन्य पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में किसको शामिल नहीं किया गया? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के तहत विटकर नामक विद्वान ने कहा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लेंटी, फंगी और एनिमेलिया समस्त जीव जंतुओं को, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीवों को 5 भागों में बांटा था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी और एनिमेलिया। इसमें से कहीं भी प्रोटोजोआ को इन्होंने शामिल नहीं किया था। तो ध्यान रखेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा आपका हो गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, प्लांटई, फंगी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी, मोनेरा, प्रोटिस्टा आपका दिया हुआ है, प्लांटी, फंगी और एनिमेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो खाद्य भंडार के रूप में बीज पत्र जो होता है वो खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पादप रोगों में से जीवाणु जनित रोग इसमें से कौन सा नहीं है? अब समझेंगे, जीवाणु जनित रोग में हम याद रखते हैं कि इसमें से मूंगफली का टिक्का रोग, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फसलों में है तो फसलों के लिए मूंगफली का टिक्का रोग जो होता है वो कवक के द्वारा, कवक जनित रोग होता है, कवक द्वारा होने वाला रोग होता है मूंगफली का टिक्का रोग। जबकि नींबू का कैंकर रोग जो होता है, धान की अंगमारी रोग, गेहूं में बिलगन रोग जो होता है वो ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उस गांव में लागू की जाती है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक होती है? तो अगर 500 से अधिक होगी तो प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना को लागू किया जाएगा। इसकी शुरुआत कब किया गया था, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत सन 2000 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो राजकोषीय नीति तय करती है वित्त मंत्रालय के द्वारा, जबकि मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा, मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस जो सिस्टम जो है, इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, इसका संचालन केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना, न्याय जैसी आ गया न्यायपूर्ण, न से 9वीं पंचवर्षीय योजना, न्यायपूर्ण 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की ओर ध्यान देंगे तो 1997 से लेकर 2002 तक इसका कार्यकाल रहा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना को याद करने के लिए 3 पर 3, 4 पर 4, 80 पूरा 90 92 पॉकेट में। 1 किलोवाट घंटा के डब्ल्यूएच किसके बराबर होता है? तो 3 गुने 10 पर पावर 6, 3 गुना 6 गुने 10 पर पावर 6 जूल के बराबर होता है। अब इसको निकालने के लिए भी क्या कहा जाता है? तो 1 किलोवाट घंटा को आप 1000 वाट आवर लिख सकते हैं, वाट घंटा लिख सकते हैं। अब इस 1000 वाट को गुना में 1 घंटा भी हम लिख सकते हैं ना, 1 घंटा लिख सकते हैं। अब इस 1000 वाट जो है उसको वाट में रहने दीजिए, अगुना 60 मिनट के रूप में इसको बदल सकते हैं। अब इसको अगर यदि जो 1000 वाट को वाट रहने दें, अगुने 36 सेकेंड, 3600 सेकेंड भी लिख सकते हैं इसको। अब इसे वाट सेकेंड के रूप में अगर यदि जो बदलेंगे तो 3.6 गुने 10 टू द पावर 6 जूल के रूप में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है क्या? किया गया कार्य कहलाता है। बल और विस्थापन को मिला दिया जाए, यानी बल उस दिशा में लगाया जाए जिस दिशा में विस्थापन हुआ, विस्थापन कोई वस्तु हम कर पाते हैं तो मेरे द्वारा किया गया कार्य होता है। ध्यान रखेंगे, कार्य जो होता है वो शून्य हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन कार्य कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, वह 2 सेकंड में इतना मीटर की प्राप्ति कर लेती है, इसका त्वरण क्या हो जाएगा? तो टाइम आपका दिया हुआ है t बराबर 2 सेकेंड दिया हुआ है, v बराबर आपका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड आपका दिया हुआ है। आपको निकालने के लिए कह रहा है एक्सेलरेशन, तो a बराबर जो फॉर्मूला होता है वो v माइनस u बटा t होता है। तो v फाइनल वेलोसिटी होता है, प्रारंभिक वेलोसिटी u होता है। तो फाइनल वेलोसिटी जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5, अब प्रारंभिक वेलोसिटी 0 है, क्लियर। और t का मान आपको दिया हुआ है 2, तो कितना हो जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फेमटो किसके बराबर होता है? तो एक फेमटो जो होता है वो 10 पर पावर माइनस 15 मीटर के बराबर होता है, क्योंकि हम लोग याद करते हैं डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, अल्टो। तो फर्मी वाला जो होता है उसी को फेमटो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक तार की पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड द्वारा कोटिंग करके किसको रोका जाता है? तो शॉर्ट सर्किट को रोकने की एक विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों का रंग सफेद डॉट 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 किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण बादलों का रंग जो होता है वो जनरली सफेद होता है, तथा आकाश, यही प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। आकाश का रंग नीला भी जो होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण ही संभव हो पाता है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह वस्तु भूमि को छूती है तब इसमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो इसमें गतिज ऊर्जा जो है वह निहित होती है, क्लियर। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला की अगर बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं तो 1/2mv² के रूप में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल जो होता है वो कहलाता है अभिकेंद्रीय बल, वो कहलाता है अभिकेंद्रीय बल। और जब केंद्र से बाहर की ओर परिधि की ओर बल लगता है, देखेंगे ये है, और अगर केंद्र से परिधि की ओर बल लग रहा है तो इसे कहेंगे अपकेंद्रीय बल, और जब परिधि से केंद्र की ओर बल रहा है तो इसे अभिकेंद्रीय कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बन गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत किया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें से ध्यान रखेंगे इस योजना के तहत बैंक जो है वो महिलाओं के लिए 0.5% रियासत पर ऋण उपलब्ध कराएगी। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जो है महिला को 0.50% रियासत पर महिला को 0.5% रियायत पर ऋण उपलब्ध कराना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच WEF 2022 का आयोजन कहां हुआ है? ध्यान देंगे, दावोस में, ऑप्शन नंबर 1 में दावोस में इसका आयोजन किया गया है, क्लियर। और इस आर्थिक सम्मेलन में, इस आर्थिक मंच के सम्मेलन में भारत की तरफ से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भाग लिया था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्नलिखित में से कौन सी बन गई है? ऑप्शन नंबर बी, भावना कंठ बन गई है, जो 72वें गणतंत्र दिवस, यहां पे जोड़ लेंगे, 72वें गणतंत्र दिवस में रही थी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया? गुरुग्राम हरियाणा में शुरू किया गया, ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति की वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान किया गया? राजेंद्र कुमार भंडारी, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है?
तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में मनिक शाह को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनिक शाह को चुना गया है। इससे पूर्व जो थे, इससे पूर्व बिप्लब देव, इससे पूर्व कौन थे? बिप्लब देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के सुर सरोवर झील को रामसर का दर्जा दिया गया, जो नवंबर 2020 में इसे रामसर भूमि का वेटलैंड क्षेत्र का दर्जा इसको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो जयराम रमेश के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर हॉकी महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने जीत लिया है? तो यह जीत लिया है हरियाणा राज्य, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 75 क्वेश्चन जो आपका बीएसएससी को साथ लेके और 68वीं बीपीएससी के पीटी और बिहार दरोगा का पीटी और मेंस दोनों के लिए काफी उपयुक्त था। आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर बेनिफिट आपको लग रहा है तो आप शेयर भी कर दिया कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी किया कीजिएगा। हम आपके लिए कंटेंट बनाते रहेंगे और यूजेबल उपयोगी कंटेंट आपके लिए डालते रहेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।